वो सूखे हुए फूल किताबों में। हमारे देश का साहित्य एक ऐसी अविरल धारा है जिसने समय चक्र के विभिन्न पड़ावों पर मील के पत्थर अंकित करते हुए राष्ट्र की अस्मिता को नित नया गौरव ही प्रदान किया है। उन्हीं यादों के गलियारों में पुनः झांकें तो भूले बिसरे कुछ मोड़ आज भी आपको प्रासंगिक प्रतीत हो सकते हैं। इसी सिलसिले में माजी की ओर रुख करते हुए ढूंढते हैं कुछ सूखे हुए फूल किताबों में। नमस्कार। मई माह का आगमन होते होते घरों परिवारों में आमतौर पर बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के लिहाज से किताबों पर ध्यान जाने लगता है। वो अपना खाली वक्त जाया ना करें, तरह तरह की किताबों में अपना मन लगाकर कुछ सीखें, अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं, वगैरह वगैरह ख्याल से आते हैं। आप में से कुछ कहेंगे, ये किस जमाने की बात हो रही है? आजकल तो बच्चे, जमाना चाहे कोई भी हो, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पुस्तकों का हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है और रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आंशिक रूप से हमारी रोजमर्रा की ज्ञान जानकारी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन पुस्तकों के साथ हमारा रिश्ता ज्यादा अंतरंग है, आत्मीयता भरा है और हमेशा रहेगा। और तो और उस पुराने शेल्फ से 5 साल बाद उठाई पुस्तक के जर्जर पन्नों की महक का मुकाबला कोई इत्र कर ही नहीं सकता। किताबों की बात चली तो ख्याल आया, नई दिल्ली में साहित्य अकादमी ने एक परिसंवाद का आयोजन किया जिसका शीर्षक था पुस्तकें जिन्होंने बदला मेरा जीवन। वक्ताओं ने अपने जिन प्रिय पुस्तकों और लेखकों का उल्लेख किया उसका विस्तार बड़ा ही दिलचस्प था। महाभारत, महात्मा गांधी की आत्मकथा, रूसी लोक गाथाएं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, दिलीप चित्रे, डेविड शेफर्ड, प्रेमचंद, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा से लेकर कबीर, मीरा और जयदेव का जिक्र एक खास तथ्य की ओर इशारा करता है। साहित्य सीमाओं के दायरों में रहना पसंद नहीं करता और शायद यही राज है इसके समृद्ध स्वास्थ्य का। किताबें हमें जीवन को समझने और जीने का सलीका सिखाती हैं, इंसानों को जोड़ती हैं। আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের শান্তি নিকেতন, সে যে সব হতে আপন আমাদের, সব হতে আপন আমাদের শান্তি নিকেতন। আমাদের শান্তি নিকেতন ও তার আকাশ ভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে, ও তার আকাশ ভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে। মোরা বারে বারে দেখি তার নিত্যই নূতন আমাদের শান্তি নিকেতন। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बहुआयामी शख्सियत का एक सशक्त पहलू विविधतापूर्ण लेखन का है। उनके कथा साहित्य में निहित समाज चित्रण पर चर्चा कर रहे हैं रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर शंपा चक्रवर्ती और मनीष भट्टाचार्य। सोनार शब्द चित्र। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने यूं तो अपनी पहचान एक कवि, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और एक विचारक के रूप में स्थापित की है। जहां तक कहानियों की बात है तो लघु कथाओं में भी उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। गुरुदेव के जहन में, गुरुदेव के दिमाग में लघु कथाओं की ओर रुझान कैसे हुआ? रविंद्रनाथ एक कविता लिख रहे थे, वर्षा जापन, सोनार तोरी का जो काव्य ग्रंथ था उसमें था। तो उसमें वो ऐसे बोल रहे थे कि कुछ ऐसे कहानियां वो लिखना चाहते हैं जो साधारण मानव जीवन के साथ संलग्न होगी। उसके बाद 1890 में उन्हें वो अपना जो पारिवारिक संपत्ति है, जमींदारी है, उन्हें देखभाल करने के लिए पूर्वी बंगाल के शिलाईदह, शाहजादपुर और पतिसर, ये 3 परगनाओं में भेजे गए। तो ग्रामीण जीवन जो है, रविंद्रनाथ को तब पता चला कि बांग्लादेश के ग्रामीण जीवन कैसी है।
और वो उनके एहसास में ऐसे बस गई कि वो सारे जो छोटी लघु कथाएं हैं, कहानियां हैं, सब वहां से ही उभल कर आई। संपन्न, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब उन्होंने लघु कथाओं के बारे में सोचा, लघु कथाएं लिखना उन्होंने शुरुआत की उसकी, तो उसका नतीजा क्या निकला? शुरू से ही वो ऐसे ही लिखने लगते थे, साधना, भारती, प्रवासी, तब समकालीन जो भी पत्र पत्रियां थी बहुत सारे, उनमें वो सब ये एक एक छोटे कथा, लघु कथा लिखने लगते हैं। जब 1905 में वो बंग भंग विरोधी आंदोलन था, उस वक्त रविंद्रनाथ थोड़ा सा राजनैतिक मत की तरफ खींचे चले गए, तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए वो लघु कथाएं लिखना कम था। लेकिन उसके बाद जो 1914 में वो जो सबूज पत्र था प्रमथ चौधरी, वो जी बंगाल साहित्य के एक जरूरी मोड़ था, तो उसमें साधु से लेकर चलित गद्य प्रवर्तन किए। तो चलित गद्य का मतलब? चलित मतलब लघु बांग्ला है, वो बंगाली का एक नया स्टाइल था बंगाली लिखने का। इसके आगे जो लिख रहे थे वो सब साधु गद्य में लिख रहे थे। तो इस बार जो आई वो था चलित। बहुत सारे टर्म्स के चले थे। एक था तो उसके नारी भावना, जो लघु कथा में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड था। आप एक से बढ़कर एक छोटी लघु कहानियां हैं जिसमें वो नारी चरित्र एकदम उभल कर आते हैं। आत्मसम्मान का बोध, डांट से वो लोग बोल रहे हैं कि नारी सिर्फ एक पैसों का झोला नहीं है, हमें अपना पहचान अपनी तरह से बनाना है। आप एक एक कहानी लीजिए, शास्ती, मोहामाया, आप लीजिए स्त्री का पत्र, उसके बाद लीजिए नोष्टोनील, चारुलता जो है, वो सब बोल रहे हैं। देना पावना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें वो दहेज के खिलाफ बोल रही है। शास्त्री में तो चंद्रा जो है वो एकदम पारिवारिक अस्थिरता, पारिवारिक षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। एकदम अंत में उसका पति उसके साथ होना चाहती है, लेकिन वो उस तरह से कोई समझौता नहीं करती, वो अपना मृत्यु चुन लेता है, सीधा उसको जेल में भेजा जाता है। और लास्ट लाइन जो था शास्त्री का, वो पति उनसे मिलने आती है तो चंद्रा बोलती है मुझे उनसे नहीं मिलना है, और एक शब्द में बोलती है, बंगाली में उसे बोलते हैं मरण। मरण मतलब कि उसका पति और मृत्यु उसके लिए एक समान है। एक्चुअली ये शास्त्री कहानी एकदम ग्रामीण पटभूमि में रचा गया कहानी है, और इसमें एक परिवार का सेटअप जो है उसमें गुरुदेव बोलना चाहते हैं कि लड़कियों को उसका प्राप्त सम्मान दे दो। अब देना पावना है, उसी के साथ और एक कहानी है चारुलता है, हाँ, शुभा है। शुभा क्या है। इन सभी में इसी तरह का चित्रण है? हाँ जरूर। शुभा में देखिए, आप शुभा बोल नहीं सकती है, वो मूक है, लेकिन उसके साथ प्रकृति का एक बहुत गहरा संबंध होता है। ये यहीं पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, वो जो सेकंड रविंद्रनाथ की कहानियों में आती है, वो प्रकृति जैसा एक समाज बन जाता है। आप एक एक कहानियां ले लीजिए, मेघो रुद्र लीजिए, पोस्टमास्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, अतिथि है, छुट्टी है। महामाया में भी प्रकृति ना एक तरह से अपना कैरेक्टर लेके आती है। वो पोस्टमास्टर में मैं आपको बताऊं, जो शहर में पहले बार एक पोस्टमास्टर वो आते हैं गाँव में, और वहाँ उनकी सेवन के लिए आती है एक किशोर लड़की, उसकी नाम है रतन, और उसके बीच में एक संबंध बन जाती है। अगर कहानी के अंत में आए आप, तो पोस्टमास्टर को वो ग्रामीण प्रकृति, वो परिवेश, उससे बहुत पीड़ा हो जाती है, तो वो चिट्ठी लिखकर वहाँ से बदल की आरतियां मांग के करती है। तो पोस्टमास्टर जब वहाँ से जा रहे थे, रतन बोले पोस्टमास्टर को कि मुझे भी आपके साथ ले चलो, लेकिन पोस्टमास्टर ने सोचा ये कौन सी ग्रामीण, ये तो एकदम बालिका, इसके साथ कैसे जाएंगे, ये शहर में फिट नहीं करेगा, तो वो नहीं लेके गए उसको। लेकिन तब रतन के मन का जो दुख है, जो वेदना है, तो वो सब बयां करते हैं एक प्रकृति। जो कहानी के अंत में है, वहाँ पे एक छत से पानी टपकने का एक पोस्टमास्टर और रतन दोनों ही एक ही घर में, एक ही कमरे में मौजूद है, लेकिन कोई बात नहीं करती। और वो जो ऊपर से एक एक बूंद पानी गिरता है, तो वो एक्चुअली उन दोनों का जुदा होने का वो टाइम लिमिट्स देता है। संपन्न, यहाँ पर कहानी में अभी आपने जो जिक्र किया पोस्टमास्टर, क्या यहाँ पर पोस्टमास्टर और उस रतन नाम की उस सेविका के बीच में जो रिश्ता था, वो किस तरह का रिश्ता था? ये तो बहुत ही जटिल, क्योंकि छोटे कहानियां में और लघु कथाओं में रविंद्रनाथ जो प्रेजेंट करना चाहते थे, ऐसा कुछ भावना जो कभी खत्म नहीं होगा। आप स्टोरी खत्म करके सोचेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हो सकता है, ये आप सोचोगे। वो जो गूंज रहती है ना, ये ही लघु कहानियां की एकदम निजास होती है। तो रतन और पोस्टमास्टर के बीच में एक उम्र का बहुत ही डिफरेंस था,
लेकिन उसके बीच में ऐसा कुछ संबंध था जिसे हम शब्दों से शायद बयां नहीं कर सकते, भावनात्मक लगाव इतना मजबूत लेकिन वो गूंज रहता है कि क्या वजह होगी कि पोस्टमास्टर को रतन को छोड़कर जाना पड़ा। और ऐसी एक बात उन्होंने अपने काबुली वाला और आपोद नाम की कहानियों में भी उसका जिक्र किया है। तो उनकी कहानियों में किशोर और बच्चों के लिए जो चित्रण है मैं उसके बारे में कुछ बताइए। आपको बोलूं कि बंगाली साहित्य में वो रविंद्रनाथ टैगोर ही प्रथम प्रधान थे जो बचपन और किशोर काल की ये जो एडोलेसेंस पीरियड का सब जो इमोशंस होता है, जब समस्याएं होता है और सब कहानी का ये जो कश्मकश होता है, वो सब अपने लघु कहानियों में डिपिक्ट किया है रविंद्रनाथ ने। क्योंकि रविंद्रनाथ की खुद की जो बचपन काल थी वो अपनी जीवन स्मृति आपने हम सब ने पढ़े होंगे, छेले बेला, ये 2 कहानियां हैं उसके जीवन के, तो उसमें वो बोल रहे थे। शामपन, रविंद्रनाथ की कहानियों में समाज का जो चित्रण है, कुछ कहानियां जैसे उनकी हैं कंकाल है, रोबीबार है, ये मैं बंगला उच्चारण के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, इनमें जो चित्रण है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए, ये रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ लेट पीरियड की कहानियां हैं जो 20 शतक के आसपास हुआ है। तो उसमें रविंद्रनाथ जैसे ग्रामीण प्रकृति का चित्रण कर रहे थे, जो सेकंड पार्ट है उसमें वो जो कह रहे थे वो है अर्बन 20 शतक का शहर कलकत्ता, जहाँ पे नवजागृत बंगाली, उसका जो नया समाज, नया विचार, भावनाओं है, उस वक्त जो हो रहा था, जो विज्ञान चर्चा हो रहा था, शिल्प कारुकला का चर्चा हो रहा था, और बहुत ही जरूरी ये था कि सब लोग जा रहे थे बाहर, विदेश जाने का एक चर्चा था और वहाँ से कुछ सीख कर वापस आने का एक ट्रेंड था। तो रविंद्रनाथ की सारी कथाओं में, रविवार आप ले लीजिए, वो लेबोरेटरी आप ले लीजिए, सब में ही रविवार में जो केंद्रीय कैरेक्टर है अभिक जाकर विदेश से सीख कर आती है जो, वो है चित्रकला। और लेबोरेटरी में जो है वो एकदम साइंस को लेकर, लेकिन उसमें भी शहर वाले बसते हुए लोगों का जो कश्मकश है, जो रिलेशनशिप का ट्रबल्स है, वो सब उभल कर आते हैं। तुमी आमादेर पिता, तोमार पिता बोले जानो जानी, तोमार নত হয়ে जानो मानी, तुमी করুণা করুণা রোষ, হে পিতা হে দেব দূর করে দাও যত পাপ যত দোষ, তুমি করুণা করুণা রোষ, হে পিতা হে। सोनार शब्द चित्र। डॉक्टर शंपा चक्रवर्ती और मनीष भट्टाचार्य की बातचीत हमें आकाशवाणी कोलकाता से प्राप्त हुई। साहित्य की विविध भूमिकाओं में, उसके नाना रंगों में एक अहम विधा है व्यंग्य लेखन। व्यंग्यकार एक अलग ही ढंग से अपने पाठक के दिल को छूता है, और वो भी हमेशा के लिए। शरद जोशी भी इसी श्रेणी में स्थापित हैं और रहेंगे। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे व्यंग्य शब्द का अर्थ नहीं आता था। पहली बार मेरी रचना के ऊपर ये लिख दिया गया कि ये व्यंग है, तो मैं अपने संपादक से लड़ने के लिए गया कि आपने मेरी रचना को व्यंग क्यों लिख दिया। क्योंकि मैंने कोश में उसका अर्थ देखा तो वो था विकृति, अंगों का आड़ा तिरछा होना, उसको उसमें विकार कर देना। हाँ, तो मैं बड़ा नाराज़ कि मेरी अच्छी खासी संपूर्ण रचना को ये व्यंग क्यों कह रहे हैं। खैर, उसने बहुत ही ईमानदारी से, हमारे संपादक महोदय ने मुझे कई घंटे समझाने का प्रयत्न किया कि मैंने तुम्हारे लिए कोई अपमानजनक शब्द नहीं लिखा है, ये व्यंग शब्द बिल्कुल सही है क्योंकि तुम्हारी रचना एक व्यंग है। उसके बाद फिर भी मैंने अपनी रचना को व्यंग कहने से इनकार कर दिया। लिखता मैं जरूर ही था, जिसकी प्रकृति व्यंग जैसी होती थी, पर मैं अपने आप को यही समझ करके कि मैं कहानी लिख रहा हूँ या मैं एक निबंध लिख रहा हूँ, ऐसे ही समझ के लिखता था। फिर धीरे धीरे व्यंग्यकार शब्द और मेरी रचना के ऊपर व्यंग इस तरह से चस्पा होता है कि अगर मान ली रचना में कहीं भी व्यंग नहीं है तो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है व्यंग। यदि मैं कहानी भी पोस्ट करूँ तो जब वो छप के आती थी तो उस कहानी के ऊपर लिखा रहता था व्यंग। पता नहीं ये कैसे चालू हुआ।
अब जब इतना अधिक हो गया और हमेशा ही मेरे नाम के आगे व्यंग्यकार व्यंग्यकार, तो आखिर में एक दिन मैंने हत्थे टेक दिए। मैंने कहा ठीक है, व्यंग्यकार सही है, अब इसी से काम चला। नाम शरद और शब्दों रचनाओं में व्यंग्य की ऊष्मा ऐसी कि एकदम ठंडे पड़ चुके वैचारिक वातावरण में भी सार्थक उथल पुथल हो ही जाए। शरद जोशी और व्यंग्य वस्तुतः एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं, जिनका आज की जिंदगी से गहरा नाता है। उनकी रचनाओं का मूल स्वर व्यंग्य है, चाहे वो गद्य हो, एकांकी हो या फिर काव्य पैरोडी, जो हास्य तो उपजाता है पर उसके पार ले जाते हुए हमारी चेतना पर एक मारक प्रहार भी करता है। उज्जैन से साहित्यकार डॉक्टर शिव शर्मा। परसाई और शरद जोशी ये स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य के ऐसे दो नाम हैं जिन पर ही सारा आज का व्यंग्य साहित्य जो लिखा गया है वो जिनकी नींव पर खड़ा हुआ है। शरद जोशी तो गद्य परंपरा और वाचिक परंपरा दोनों के माहिर थे। मैं कहूँ कि असामान्य व्यंग्यकार थे वे। आप हंसेंगे कि वे आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत पर भी व्यंग्य लिख सकते थे और वे विक्रम बेताल पर भी लिखते थे और मुद्रिका रहस्य भी लिखवा देते थे और बहुत साधारण सीरियल भी लिख डालते थे। आपने नाम सुना होगा, विक्रम बेताल सीरियल जैसा उन्होंने लिखवा था। माने अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। सौभाग्य से उज्जैन में ही वे जन्मे और यहाँ निरंतर उनका संपर्क बना रहा। ये मालवा उसके लिए गौरवान्वित थे। और आश्चर्य करेंगे आप कि जब 70 में मैंने टेपा सम्मेलन शुरू किया तो वो शुरू में जब मैं घबराया कि मनोज श्याम जोशी और कन्हैयालाल नंदन और कमलेश्वर को मैं कैसे पढ़ूंगा, तो उन्होंने कहा ला मैं पढ़ देता हूँ। वो स्वयं जो है अपना लिखा हुआ पढ़ने लगे। वे चाहते थे उज्जैन में किसी प्रकार से गतिविधियां चलती रहे। आपको एक और बात अंत में बताता हूँ कि उन्होंने जबरदस्त काम किया है। उनका नाम भारतीय साहित्य के निर्माता सीरीज निकाली थी साहित्य अकादमी दिल्ली ने, और उसमें की रमेश दवे की लिखी हुई पुस्तक पर मुझसे भी टिप्पणी मांगी गई थी, जिसमें मैंने लिखा था कि विक्रम बेताल और टीवी धारावाहिक जैसे लेखक आज मिलना मुश्किल है। शरद जोशी जैसे लोग तो मील के पत्थर हैं और उनके आगे अभी तक कोई लिख नहीं सका है। वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनको प्रणाम और नमन करता हूँ। अपने पिता को याद करते हुए शरद जोशी की सुपुत्री नेहा शरद, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और साहित्यकार भी हैं। 4,500 लेख शरद जी ने लिखे हैं और उन लेखों में शुरू के अगर आप देखें तो वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बातें करते हैं, अध्यात्म की बहुत बातें करते हैं, पर धीरे धीरे वो कॉमन मैन और उसकी समस्याओं पर सिमट के उनका जो सारा रचना संसार था वो रह गया था और वो सारा सरोकार उनका उसी से बंधा हुआ था। शरद जी का काम पिछले 20 वर्षों से या 20 वर्षों से अधिक हो गए हैं हम लोग संभाल रहे हैं। तो उनका काम ही इतना अद्भुत है कि वो हमें प्रेरणा देता है, हमें बहुत एनर्जी देता है, हमें बहुत खुशी होती है। हर बार कोई नया काम, हर बार कोई नए रूप में हम उसे लेकर हाजिर होते हैं लोगों के सामने, या लोग हमारे सामने आ जाते हैं कि ये हमें शरद जी का काम करना है। तो शरद जी की बहुत सारी पुस्तकें हम लोगों ने प्रतिवर्ष शरद जी के जाने के बाद एक तय किया था कि हम साल में एक कार्यक्रम शरद जी का ज़रूर करेंगे। हम शरद संध्या के नाम से करते हैं। अच्छा। और शरद जी की एक किताब ज़रूर आएगी। तो ये 2 वादे मैंने अपने आप से किए थे जो मैंने आज तक निभाए हैं। निरंतर सहन करने का नाम हिंदी लेखक होता है। कई बार यही सहनशीलता और चुप्पी एक ग्रंथि बन जाती है, उसे तोड़ते रहना पड़ता है। इसके बिना लिखना और जीना दोनों कठिन है। लिखने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी धूप, ठंडी हवा, बढ़िया कागज और एक ऐसी कलम जो बीच में न रुके, एक आध चाय। मैं आपको एक सुंदर रचना देने का वादा करता हूं।
पर इस धूप की गारंटी नहीं है हिंदी में। और ये वादा शरद जी धूप की गारंटी के बिना जीवन पर्यंत पूरा करते रहे। लेखनी का पैनापन, भाषा का सौंदर्य, गलत के प्रति तिलमिला देने वाला प्रहार और नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाने की उनकी भावना की कर्मठ मुखरता ही उनके व्यंग्य का वैशिष्ट्य है। और शरद जोशी। परिकल्पना और आलेख नवोदिता। स्वर विनीता ठाकुर और मिलिंद देशपांडे। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। और अब मिट्टी की महक मराठवाड़ा अंचल की सुविख्यात मराठी कवि और आलोचक श्रीकांत देशमुख को साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है कविता संग्रह बोलावे ते आम्ही के लिए। साहित्य भारती को श्रीकांत देशमुख बताते हैं। पहले बात तो ये है कि मैं किसान का बेटा हूँ। एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, वहीं से मेरी पढ़ाई हुई और जो भी किसान के घर के जो संस्कार होते हैं, वहाँ की कष्ट करने की जो परंपरा रहती है, वहाँ की जो लोक परंपरा रहती है, वहाँ की जीवन शैली रहती है, उसका सबसे अधिक प्रभाव मेरे जीवन पर या मेरे कविता या अन्य लेखन पर हुआ है। सत्यशोधक मूवमेंट में मेरे पिताजी काम करते थे और वो जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट विदर्भ में उसी समय किसानों का जो प्रश्न रहता था, जैसे कि किसान साहूकारी से बहुत पीड़ित हुए थे, जैसे कि स्वतंत्रता चळवळ जो थी, किसानों का कितना संबंध था, ये अगर आपको निरीक्षण करना है उसका, तो सत्यशोधक मूवमेंट के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। उस सत्यशोधक मूवमेंट से मेरे पिताजी ताल्लुक रहते थे। उस मूवमेंट के जो जलसे थे, उस जलसे में वो पोवाड़े गाते थे, बहुत सारे गीत गाया करते थे। भगत सिंह का पोवाड़ा, जैसे कि शेतकरी किसान का पोवाड़ा, क्रांति से नाना पाटिल का पोवाड़ा, ये संस्कार मेरे ऊपर है। पहली बात तो ये रहती है कि अगर मैं जिस जीवन से ताल्लुक रखता हूँ, उसी जीवन के बारे में मैंने सोचना और लिखना चाहिए। जो मेरे अनुभव की बात है ही नहीं, उसके बारे में मैं अच्छी तरह से नहीं लिख सकूंगा। अगर मैं किसान का बेटा हूँ, अगर मैं एक छोटे से कुटुंब में जो खेती पर निर्भर है ताल्लुक रखता हूँ अभी, तो उसी के बारे में मैंने लिखना चाहिए, सोचना चाहिए। किसानों की जो भी समस्या है, मेरा जो भी लेखन है अभी तक, चाहे वो वैचारिक लेखन हो, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो नॉवेल हो और कथाएं हो, ये सभी का केंद्र जो है ग्रामीण है। और ग्रामीण में भी जो कष्टकरी लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जिसका पूरा जो रहन सहन है वो खेती पर निर्भर है। मैंने अभी तक महाराष्ट्र के शेतकरी चळवळ नाम का जो एक मेरा किताब है, तो यहाँ से तंट्या भील नाम का जो पहला अनरेस्ट उन्होंने किया था किसान के प्रश्न के बारे में, वहां तक तो शरद जोशी तक जो किसान की मूवमेंट है वो कैसी चली, इसके बारे में मैंने लिखा है। मेरे जो 3 कविता संग्रह है, बलिवंत, आषाढ़ माती और बोलावे ते आम्ही। बोलावे ते आम्ही इस किताब के लिए ही मुझे 2017 का साहित्य अकादमी का सम्मान मिला है। उसी किताब में मैंने एक कविता लिखी है, उसका अनुवाद ऐसा है: वह नहीं कहता है बात किसी युगांतर की, वह नहीं करता है बात किसी युगांतर की, सुनाता है केवल जुताई के हल की कहानी, जो भूमि रोप पर अपने निरीह हाथों से खाए चबाकर पहली पहली दुधिया बलिया, उसी ने बोया पहला दाना, बचाकर रखी है उसने अपने लिए माथे पर की अदृष्ट रेखा, अपरंपरा आसमान के नीचे गदगद हो माथा टेकने के लिए। वह कहता है केवल बैल के आसमान छूते कंधे की कहानी, क्षितिज भी न संभाल पाए ऐसे हल और मिट्टी कंधे को समेट कर भूमि को संवारने की कहानी। वह नहीं करता है बात किसी युगांतर की, वह नहीं करता है बात किसी युगांतर की, सुनाता है केवल जुताई के हल की कहानी, सुनाता है केवल जुताई के हल की कहानी।
सरकारी काम जो है वो मेरे पेट से ताल्लुक रखता है, और मेरा जो लिखना है वो मेरा दिल से ताल्लुक रखता है। अगर मैंने लिखा नहीं, मैंने सोचा नहीं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, तो मेरा जो दिल है वो खाली रहेगा। अगर दिल खाली रहेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। क्योंकि ऐसी जो बात है, मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे तुकोबा ने बोला है, हम आम्हा घरी धन शब्दांची जरत नाही, शब्दांचीच शस्त्र येत नाही करू, शब्दची आमुच्या जीवाचे जीवन, शब्दे वाटू धन जन लोगा। शब्द ही हमारा शस्त्र है, शब्द ही हमारी संपत्ति है, और शब्द का जो मेरी संपत्ति है वही मैं सभी लोगों में बांट रहा हूँ। समाज में जो भी कला और संस्कृति है वो ही समाज को धारण करती है। लेखक और कवि का कर्तव्य बहुत अलग रहता है। मेरी समझ से वो एक कल्चरल एक्शन रहती है, और इस देश का एक नागरिक होने से मेरी जिम्मेदारी क्या है, यही सोचकर लिखना चाहिए। बोलावे ते आम्ही, जाने माने मराठी कवि और आलोचक श्रीकांत देशमुख को आपने सुना। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी नांदेड़ से प्राप्त हुई। आकाशवाणी दिल्ली में कार्यरत बलविंदर सिंह बरार के लिखे फिक्शन शोकेस विच रखिया ताजमहल को पंजाबी अकादमी दिल्ली ने पुरस्कृत किया है। लेखक की जुबानी। शोकेस विच रखिया ताजमहल मेरा कथा संग्रह है जो पंजाबी भाषा में है। इसमें कुल 11 कहानियां हैं जो कि अलग अलग विषयों के ऊपर हैं, जिनका विषय वस्तु अलग अलग है। ज़्यादातर कहानियां जो हैं वो युवा वर्ग के बारे में हैं। इसमें शहरी युवा और ग्रामीण युवा दोनों तरह के पात्र इस कहानियों में हैं, और इन कहानियों के ऊपर जहाँ युवाओं की समस्याएं, उनका संघर्ष, उनके सपने और उनकी आकांक्षाएं, इन सब की बात की गई है। उनके साथ साथ उनकी मानसिकता को मैंने इन कहानियों में चित्रित करने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ औरत और मर्द के जो रिश्ते होते हैं, समय के साथ साथ परिस्थितियों के साथ साथ उनके समीकरण कैसे बदलते हैं, तो इन सब को इन कहानियों में उतारने की कोशिश की गई है। वो सूखे हुए फूल किताबों में, यादों के गलियारों में पुनः झांके, देश की खूबियों को बेहतर जाने। नमस्कार।